ओके, सो आज का जो टॉपिक है हम लोग का पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी। अभी तक के टॉपिक में हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि व्हाट इज एसएससी, एसएससी कितने तरह के होते हैं, है ना, ये सब हम लोगों ने कवर कर लिया। लीगल स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस, ये सब हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। आज हम लोग को आगे पढ़ना है वो है मीनिंग ऑफ सैलरी। अब जरा देखिए मीनिंग ऑफ सैलरी का मतलब क्या है। मीनिंग ऑफ सैलरी यहाँ पे जैसे कि दे रखा है, द टर्म सैलरी यूजुअली रेफर टू अ कंपनसेशन पेड पीरियोडिकली, ठीक है, periodically for regular work of sir or service performed by an employee। तो यहाँ पे सैलरी टर्म का मतलब क्या है, यूजुअली रेफर द कंपनसेशन पेड, कोई कंपनसेशन, जो कंपनसेशन आपको दिया जाता है पीरियोडिकली ऑन अ रेगुलर वर्क, आपसे एक रेगुलर वर्क कराया जाता है या फिर कह लो आपसे सर्विस कराई जाती है बाय एन एम्प्लॉय। अब सैलरी के लिए बहुत ज़रूरी है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप हो। अब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना का मतलब क्या होता है, जैसे an income can be taxed under the head of salary only if there exists a relationship between the employer and employee। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशन बिटवीन द पेयर एंड पेई, वैसे ही रिलेशन होना चाहिए जैसे पेयर और पेई। पेयर मतलब पेमेंट करने वाला, पेई मतलब जो पेमेंट पा रहा है। एनी पेमेंट रिसीव बाय एन इंडिविजुअल फ्रॉम अ पर्सन अदर देन हिज एम्प्लॉयर कैन नॉट बी टर्म्ड एज सैलरी। अगर एम्प्लॉयर के अलावा किसी से भी उसको और कोई भी पेमेंट मिल रहा है वो सैलरी नहीं कहलाएगी। अब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप पे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ, वो जरा समझिएगा ध्यान से। अगर आप अगर सपोज करिए पार्टनरशिप फर्म है, आप अगर किसी फर्म में एज अ पार्टनर है ना, मान लीजिए यही जो सामने आपको पिक्चर दिख रही है, 1 2 3 4 पीपल्स आर देयर। मान लीजिए ये चारों के चारों क्या कर रहे हैं, अब एक फर्म बना है, उन्होंने अपना बिजनेस किया, ठीक है। अब क्या करते हैं कि ये लोग सोच रहे हैं शुरुआत में यार किसी एम्प्लॉय को न रख करके हम ही लोग काम कर लेते हैं। तो ये मान लीजिए मिस्टर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। मिस्टर ए कहता है चलो ठीक है मैं मैनेजमेंट देख लूंगा। मिस्टर बी कहता है ठीक है मैं अकाउंट देख लूंगा। मिस्टर सी कहता है ठीक है मैं मार्केटिंग देख लूंगा। मिस्टर डी कहता है ठीक है मैं अदर जो सारे के सारे जो वर्क्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पेपर वर्क, बैंक से रिलेटेड, वो सारे के सारे मैं कर लूंगा। तो इस तरीके से यानी एडमिनिस्ट्रेशन पूरा देख लूंगा। तो अगर हम लोग देखें तो ये चारों के चारों कोई ना कोई पोस्ट अपने ही फर्म में ले रखे हैं और काम कर रहे हैं। इन्होंने सोचा यार इसकी जगह पे अगर किसी और को रखते, मैनेजर की पोस्ट पे किसी को रखते, अकाउंटेंट की पोस्ट पे रखते तो सैलरी देते ना, तो वो सैलरी हम खुद ही उठा लेते हैं। हम अपने फर्म में काम कर रहे हैं ना, तो हम खुद ही उठा ले रहे हैं। तो अगर ये देखो, ये अपने फर्म से अगर सैलरी नाम से अगर कुछ उठा भी रहे हैं तो वो सैलरी का टर्म बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन ही नहीं हुआ। यही एम्प्लॉयर है, यही एम्प्लॉय है। तो जब ये खुद ही एम्प्लॉयर हो जा रहा है और खुद ही एम्प्लॉय हो जा रहे हैं तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं तैयार हो पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी सैलरी अपने नाम से निकालेंगे सारे पार्टनर्स, वो सैलरी हेड में नहीं आएगी, वो इनकम फ्रॉम पीजीबीपी में आएगा। वो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है। ये अपने फर्म से सैलरी के नाम से, कमीशन नाम से, किसी भी नाम से उठा ले, बोनस के नाम से उठा ले, लेकिन वो किस में आएगा? वो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में ही आएगा। तो मेरे ख्याल से ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो रिलेशनशिप जो बोल रहा है, ये टर्म आपको समझ में आ गया होगा। सुजीत, यस सर। आ गया यस सर। समझ में? यस सर। चलिए ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ सैलरी की। सैलरी की डेफिनेशन क्या है? तो देखो यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या है। सैलरी इंक्लूड्स द फॉलोइंग: वेजेस, है ना, सैलरी में वेजेस भी आ गया, क्योंकि आपको पता है वेजेस भी अगर कमा रहे हो तो ये भी इनकम टैक्स में सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होगा। एनी एनिटी पेंशन, अगर कोई पेंशन पा रहा है, ठीक है ना, तो जो पेंशन वो पा रहा है वो भी क्या है? वो भी सैलरी हेड की ही इनकम है। एनी ग्रेजुटी, ग्रेजुटी हम लोग ने इससे पहले भी पढ़ रखा है। ग्रेजुटी जो मैंने बोला था, अगर किसी भी कंपनी में अगर तुम 5 ईयर कंटिन्यूस सर्विस अगर करते हो तो हर साल कंप्लीट होने पे 15 डेज की एक्स्ट्रा सैलरी बनती है। और ये मिलेगा कब? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन, विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में से पहले हो। एनी एडवांस सैलरी, अगर कोई एडवांस सैलरी तुमने अगर ले रखी है तो वो भी, अगर तुमने सपोज करो 12 महीना इस साल कंप्लीट हुआ, मार्च में तुमने अप्रैल मंथ की भी सैलरी उठा ली, तो अगर अप्रैल मंथ पे सैलरी उठा ली तो यहाँ पे अकाउंटिंग का रूल मत लगाने लगना कि नहीं नहीं इस साल से 12 महीने की इनकम है तो 12 महीने की इनकम पे टैक्स, ना ना।
13 महीने की, यानी कि मार्च तक का तो है ही है, अप्रैल का भी तुमने मार्च में उठा लिया सैलरी, तो उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। यानी इस साल तुम्हें 13 महीने की जो सैलरी तुमने उठाई है उस पर तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। फिर अगले साल तुमको 11 महीने की ही सैलरी पे टैक्स देना है, ये ध्यान रहे। तो जब हम लोग इनकम टैक्स पढ़ते हैं तो इनकम टैक्स और अकाउंटिंग के रूल्स में थोड़े से कॉन्ट्राडिक्शन होते हैं। वहाँ पे मैचिंग कंसेप्ट चलता है, जिस साल का खर्चा उसी साल दिखाओ, बट यहाँ पे इनकम टैक्स में मैचिंग कंसेप्ट को मत फॉलो करना, ठीक है। इनकम टैक्स का रूल थोड़ा अलग चलता है, अकाउंटिंग का रूल थोड़ा अलग चलता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, एनी फीस, कमीशन, परक्यूजिट्स और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू एनी सैलरी और वेजेस, कोई भी अगर अपनी कंपनी से तुम्हें फीस के नाम पे कुछ मिल रहा हो, कमीशन के नाम पे मिल रहा हो, परक्यूजिट्स के नाम पे मिल रहा हो। परक्यूजिट्स आगे हम लोग पढ़ेंगे, परक्यूजिट्स हमारा एक नया वर्ड है आप लोग के लिए। परक्यूजिट्स का मतलब होता है कंपनी अगर हमें कोई फैसिलिटीज देती है, जस्ट लाइक आने जाने के लिए कार, बातचीत करने के लिए मोबाइल, रहने के लिए घर, तो इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, इन सबको हम लोग परक्यूजिट्स कहते हैं। और प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी, है ना, प्रॉफिट में कुछ हिस्सा दे रही है। अब देखिए यहाँ पे है क्या, एनी पेमेंट, तो ये सब के सब किस में आ गए, सब सैलरी में ही आने वाला है, क्योंकि हमें मिल किससे रहा है, अपने एम्प्लॉयर से मिल रहा है। अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है एनी पेमेंट रिसीव बाय एन एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड ऑफ लीव नॉट अवेल्ड बाय द एम्प्लॉय, है ना। अगर लीव सैलरी, लीव सैलरी समझते हैं सब लोग, सुजीत लीव सैलरी समझते हैं। छुट्टी पर मतलब जाने के बाद भी सैलरी मिलती है। छुट्टी के बाद वो तो एक अलग चीज होगी। लीव सैलरी, हम लोग यहाँ पे जो लीव सैलरी की बात कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं कि जो छुट्टियां आपको अलॉट होती हैं कि आप इस साल में इतनी छुट्टियां ले सकते हैं, बट आपने उस छुट्टियों को एंजॉय नहीं किया, आपने उसके बदले काम किया। तो जो छुट्टियां आपने एंजॉय नहीं किया और उन छुट्टियों का जो आपको पैसा इन कैश किया जाता है, दैट इज कॉल्ड लीव सैलरी। तो लीव सैलरी भी क्या होगी, वो भी सैलरी का ही पार्ट है, वो भी आपकी इनकम में, सैलरी इनकम में ही है, इनकम के हेड में ही जाएगा, सैलरी इनकम हेड में। द एनुअल एक्रेशन रिकॉग्नाइज्ड इन प्रोविडेंट फंड, सबको पता है पीएफ का पैसा कटता है, जब आप सैलरी मिलेगी तो आपको सैलरी में से 12% आपका पीएफ का पैसा कटता है, ऑफ एन एम्प्लॉय का कटता है, टू द एक्सटेंड ऑफ चार्जेबल टू, है ना। तो वो भी किस में आएगी, जो भी पीएफ का पैसा भी कल को रिटायरमेंट पे जो भी मिलता है, रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन जो भी आप निकालते हो, वो भी क्या कहलाएगा, वो भी सैलरी हेड की इनकम है। ट्रांसफर बैलेंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू द एक्सटेंड चार्जेबल टू टैक्स, वही है पीएफ की बात। कंट्रीब्यूशन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर इन द प्रीवियस ईयर, कोई कंट्रीब्यूशन किया, किसने किया, गवर्नमेंट ने, या फिर कोई अदर एम्प्लॉयर, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट में तुम काम, ये तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया, तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया। तो कंट्रीब्यूशन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, आपके फंड में सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है, कोई और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है इन द प्रीवियस ईयर, द टू द अकाउंट ऑफ एन एम्प्लॉय अंडर पेंशन स्कीम, या पेंशन स्कीम में आपके पेंशन फंड में कुछ पैसे ट्रांसफर किया जा रहा है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या अदर एम्प्लॉयर, तो ऐसे में वो भी सैलरी हेड की इनकम ही मानी जाती है। तो आपने देखा कि सैलरी में क्या क्या चीजें आती हैं, वेजेस हो गया, पेंशन हो गया, ग्रेजुटी हो गई, एडवांस सैलरी आप उठा लो, फीस, कमीशन, बोनस के नाम पे कुछ भी ले लो, है ना। लीव सैलरी चाहे उठाओ, चाहे प्रोविडेंट फंड से पैसा मिले, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे पेंशन फंड में कुछ कंट्रीब्यूशन करे, ये सब किस में आने वाली है, ये सब सैलरी हेड में ही आने वाली है। यानी कि एक तरह से एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से जो भी कुछ मिलता है वो सैलरी हेड की इनकम में आता है। इवन दो अगर एम्प्लॉयर अगर हमें गिफ्ट भी दे रहा है ना, तो गिफ्ट का भी आगे हम लोग केस पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो गिफ्ट हमें अपने एम्प्लॉयर से मिलता है, तो वो भी चार्जेबल होता है। तो कितना चार्जेबल होता है, कितना एग्जाम्प्ट होता है, वो भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया कि डिफिनेशन ऑफ सैलरी में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। अब हम बात करेंगे क्या, बेसिस ऑफ चार्ज। नाउ सर व्हाट इज बेसिस ऑफ चार्ज, बेसिस ऑफ चार्ज का क्या मतलब होता है। तो बेसिस ऑफ चार्ज को जरा समझिएगा क्या है। सैलरी चार्जेबल टू टैक्स ऑन ड्यू और रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर, बहुत सिंपल सा रूल है। सैलरी में क्या कहा गया है कि सैलरी किस हिसाब से टैक्सेबल होती है, ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में से पहले हो जाए। आपकी अगर मार्च की सैलरी ड्यू हो गई है लेकिन मिली नहीं है, मिली है 2 अप्रैल को, तो भले 2 अप्रैल को मिले लेकिन वो मार्च में तो ड्यू हो गई थी ना, तो मार्च में वो टैक्सेबल है। तो मार्च के मंथ में वो क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल होगा। या फिर सपोज करो मार्च में तुमने अप्रैल मंथ की सैलरी उठा ली, एडवांस उठा लिया, वो भी टैक्सेबल है।
तो रिसिप्ट और ड्यू विच एवर इज अर्लियर। सैलरी रिसीव इन एडवांस, अगर तुमने कोई भी एडवांस सैलरी ली है तो वो तुरंत टैक्सेबल हो जाता है इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। जिस साल तुमने वो एडवांस उठाया उसी साल वो टैक्सेबल हो जाता है इटसेल्फ, एंड शुड नॉट बी इंक्लूडेड अगेन इन द टोटल इनकम व्हेन इट बिकम ड्यू। तो चूंकि तुमने एडवांस पहले ही उठा लिया तो इसी साल वो टैक्सेबल हो जाएगा, अगले साल वो जब ड्यू होगा तो फिर वो अगले साल टैक्सेबल नहीं होगा। जैसे मैंने इससे पहले भी एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताया था कि 12 महीना इस साल में हो गया है मार्च तक, मैंने मार्च में अप्रैल मंथ की सैलरी उठा ली है। तो अगर अप्रैल मंथ की सैलरी उठा ली है तो इस साल हमें मार्च तक का जो 12 महीने का टैक्स देना ही देना है, और प्लस 11वां महीना 13वां महीना यानी कि अप्रैल के मंथ की सैलरी भी हमें उठा ली है तो उसको उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगले साल हमें अप्रैल मंथ की सैलरी पे टैक्स नहीं देना है, हमें सिर्फ 11 महीना पे टैक्स देना है, 11 महीने की सैलरी पे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस। जो आउटस्टैंडिंग सैलरी होती है, ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब बकाया, आपकी सैलरी को क्या कर दिया कंपनी ने, बकाया कर दिया, इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी भी टैक्सेबल है, भले आपके हाथ में नहीं आई है बट वो टैक्सेबल है। सोचो ये कितना टफ रूल है। अगर तुम्हारी कंपनी ने कह दिया ये सैलरी हम दे नहीं पाएंगे, अभी अभी ड्यू कर दिए लेकिन अभी दे नहीं पा रहे, कुछ प्रॉब्लम है, फंड का कुछ इश्यूज है, तो सर जी वो आपके हाथ में तो टैक्सेबल हो गया। किस बेसिस पे, ड्यू बेसिस पे। सैलरी इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट फॉल्स ड्यू। सैलरी उसी साल टैक्सेबल हो जाती है जिस साल वो ड्यू हुआ है। तो मेरे ख्याल से बेसिस ऑफ चार्ज सबको समझ में आ गया, किसी को इसमें कोई इशू? चलिए तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। किसी को भी कुछ भी थोड़ी मोड़ी भी प्रॉब्लम हुआ करे प्लीज आस्क, आप पूछ लिया कीजिए, ठीक है, हिचकिचाया मत कीजिए आप लोग। नेक्स्ट है क्या, एग्जाम्पल क्या देखिएगा। मिस्टर प्रकाश ज्वाइन अ कंपनी फॉर अ सैलरी ऑफ ₹20,000 पर मंथ। मिस्टर प्रकाश ने एक कंपनी ज्वाइन की, सैलरी ऑफ कितनी है 20,000 पर मंथ। कब ज्वाइन किया, 1 जनवरी 2016 में ज्वाइन किया, ठीक है। तो 1 जनवरी 2016 में इन्होंने ज्वाइन किया। हिज सैलरी फॉल्स ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। सैलरी कब ड्यू होती है, फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी जनवरी की सैलरी 1 फरवरी को ड्यू होगी, फरवरी की सैलरी 1 मार्च को ड्यू होगी, मार्च की सैलरी 1 अप्रैल को ड्यू होगी। इन सच अ केस टैक्सेबल सैलरी ऑफ द प्रीवियस ईयर 15-16। तो 15-16 के लिए आपको बताना है कि क्या मैं इसको थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ, या चलो छोड़ो जाने दो, सही है 15-16 में कैलकुलेट करिए। तो देखिए जनवरी की जो मंथ की जो सैलरी है 20,000 रुपये, वो ड्यू होगी 1 फरवरी को, टैक्सेबल है 15-16 प्रीवियस ईयर में ही है। फिर फरवरी 2016 की जो सैलरी है वो 1 मार्च को ड्यू होगी, वो भी 15-16 में टैक्सेबल है। लेकिन जो मार्च की सैलरी जो 20,000 रुपये ड्यू हो रही है 1 अप्रैल को, तो वो तो 16-17 में चला गया। यानी इस साल 15-16 वाले में सिर्फ 2 ही महीने की इनकम पे हमें टैक्स देना है। यानी यहाँ देखो लिखा है देयरफॉर टैक्सेबल सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर 15-16 इज 40,000। सबको समझ में आया? किसी को कुछ क्वेश्चन इस पे पूछना है तो पूछ लीजिए। नो सर, नो प्रॉब्लम, समझ में आया। नो बोलिए बोलिए। सर, समझ में नहीं आया। नहीं आया, कोई नहीं, चलिए समझते हैं इसको, ये ध्यान से समझिएगा फिर से। इसमें ना अब ये मिस्टर प्रकाश मत समझिए, आप अपने आप को समझिए। आपने किसी कंपनी को ज्वाइन किया 1 जनवरी 2016 में, तो अगर किसी कंपनी को अगर तुम जनवरी में ज्वाइन कर रहे हो, यानी से पहले तो वो जॉब किया नहीं 16 में, तो ये जो 2016 है जनवरी 2016, बताओ ये किस फाइनेंशियल ईयर के बीच में आएगा? ऑफ कोर्स 15-16 के बीच में। क्यों, 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2016 के बीच में ना जनवरी आता है, जनवरी 16। तुमने जनवरी 16 तुमने ज्वाइन किया, तुम लोग ये सब अपने ऊपर लो कि मैंने किसी कंपनी को जनवरी में ज्वाइन किया, ठीक। अब क्या है, अब सैलरी कब हम लोग की ड्यू होती है, फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की 1 तारीख को ड्यू होती है। तो जनवरी की सैलरी हमारी कब ड्यू होगी, 1 फरवरी को। तो ये जनवरी की सैलरी कब ड्यू हो रही है, 1 फरवरी को। 1 फरवरी 2016 किस फाइनेंशियल ईयर के बीच में आता है, 15-16 में आता है ना? हाँ सर, यस तो आता है कि नहीं आता है? समझा? चलिए हाँ, अब देखिए फरवरी की सैलरी भी मेरी ड्यू होगी कब, 1 मार्च को।
तो 1 मार्च 2016 बताइए किस फाइनेंशियल ईयर के बीच में आया? अगेन 15-16 के बीच में आया 15-16 है ना। तो 15-16 की इनकम कमाई गई है। अब मार्च 2016 की सैलरी जो है वो ड्यू कब हो रही है? 1 अप्रैल 2016 को। 1 अप्रैल 2016 क्या 15-16 के बीच में आएगा? ना ना ना, ये तो चला जाएगा 16-17 में। नहीं सर। यानी कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था प्रीवियस ईयर 15-16 में कितनी इनकम टैक्सेबल है? तो 15-16 में सिर्फ और सिर्फ कितना टैक्सेबल है? सिर्फ 40,000 रुपए ही टैक्सेबल है। अब कुछ क्लियर हुआ? तो वही चीज कह रहा है नीचे, द टैक्सेबल सैलरी फॉर द ईयर प्रीवियस ईयर इफ 15-16 इज 40,000 से फिर 40,000 पे टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि ये मार्च वाला 20,000 तो किस साल में टैक्सेबल होगा? वो 16-17 में चला जाएगा टैक्सेबल होने के लिए। ठीक है, पॉइंट मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा। यस सर। अभी भी नहीं आया तो फिर से कोई और तरीके से निकालते हैं। आ गया सर। आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा। अब मिस्टर जैक, तो ये तो हम लोग को क्लियर हो गया कि यार बेसिस ऑफ चार्ज क्या है? ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में से पहले हो। नॉर्मली आपको मैं बता दूं सैलरी हमेशा ड्यू होने के बाद ही मिलती है। सबको पता है कि नहीं पता है? कोई भी पहले ड्यू होता है फिर पेमेंट होता है, किया होगा तुम लोगों ने। टैली में टीडीएस पढ़ा था ना? यस सर। तो टीडीएस जब पढ़ते थे टीडीएस में क्या करते थे? पहले ड्यू करते थे कि पहले पेमेंट करते थे? नॉर्मली पहले ड्यू होता है फिर ड्यू कर। फिर पेमेंट होता है ना। चलिए मिस्टर जैक, अभी एक और क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझिएगा। मिस्टर जैक, एग्जांपल है, मिस्टर जैक ज्वाइन ए लिमिटेड फॉर अ मंथली सैलरी ऑफ ₹6,000 ऑन 1 अप्रैल 2014। एक मिनट, आवाज थोड़ा डबल हो रहा है। हाँ, तो Mr. Jack joined A Limited for a monthly salary of ₹6,000 on 1 अप्रैल 2014 को। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे टाइम पे ज्वाइन कर रहे हैं, सीधे 1 अप्रैल 2014 को ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी कितनी सैलरी पे? 6,000 सैलरी पे ज्वाइन कर रहे हैं। इन द ईयर 15-16 हिज इंक्रीमेंट डिसीजन वाज पेंडिंग। अब 14-15 में, भाई 14 में ज्वाइन किया तो 14-15 साल में तो 6,000 सैलरी, फिर 15-16 में उसका इंक्रीमेंट होना था अगले साल, लेकिन इंक्रीमेंट डिसीजन वाज पेंडिंग। इंक्रीमेंट डिसीजन क्या हो गया? पेंडिंग रहा। अगर कोई इंक्रीमेंट डिसीजन पेंडिंग हो गया, अब यहाँ पे क्या है? ऑन 1 अप्रैल 2016 को 15-16 खत्म हो गया, अब 16-17 स्टार्ट होने लगा 1 अप्रैल 2016 से। हिज इंक्रीमेंट वाज फाइनलाइज्ड, इंक्रीमेंट फाइनलाइज्ड हुआ 2015-16 का 1,500 रुपये माना गया कि 15-16 में इनका 1,500 रुपये का इंक्रीमेंट था, इंक्रीमेंट होना था जो इन्हें मिला नहीं, एंड 16-17 में इनका 2,000 रुपये इंक्रीमेंट बना। The arrear salary was paid on 5th April 2016 को। Calculate the gross taxable salary of Mr. Jack होना चाहिए ना, क्या है? क्यों कहाँ से आ गया? Mr. Jack for the previous year 2016-17। तो इसको जरा समझते हैं हम लोग, इसको जरा अच्छे से समझिएगा। देखो इन्होंने ज्वाइन कब किया था? 1 अप्रैल 2014 को ज्वाइन किया था, ठीक है। अगर 2014 को ज्वाइन किया था तो ये किस फाइनेंशियल ईयर में आएगा? 2014-15 में आएगा, ठीक है ना। तो 14-15 में आएगा। उस समय सैलरी कितनी थी? 6,000 इनकी, ठीक है। तो 6,000 के हिसाब से इन्होंने सैलरी पाई होगी, कमाई होगी पूरे 12 महीने पे, यानी कि 12 महीने पे इन्होंने कमाया होगा 72,000। तो टैक्सेबल रहा होगा किस साल? 14-15 में। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ? फिर हम बात करते हैं 1 अप्रैल 2015 से, अगला साल स्टार्ट हो जाएगा ना। इसका फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? 2015-16। इस साल इनका इंक्रीमेंट होना था, है ना। इंक्रीमेंट हो नहीं पाया। इंक्रीमेंट होना कितना था? 1,500 रुपये क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली।
बट हो नहीं पाया। इनको अभी भी सैलरी कितनी मिल रही थी, 6000 के हिसाब से ही मिल रही थी, यानी अभी भी इनको सैलरी कितनी मिली, 72,000 ही मिली। हालांकि इसमें प्लस होना था कितना, इसमें 1500 रुपये के हिसाब से इंक्रीमेंट होना चाहिए था पूरे 12 महीने का। ये इनको मिला नहीं मिला, यानी इनकी सैलरी कितनी हो जानी चाहिए थी, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अगर 1500 रुपये के हिसाब से इंक्रीमेंट करोगे तो इनकी सैलरी कितनी हो जानी थी, 6000 प्लस 1500, 7500 रुपये सैलरी हो जानी चाहिए थी। इनको 12 महीने का इस हिसाब से पेमेंट मिलता। ठीक है, कितना हो गया, 1500 है ना? हाँ 1500। मैं टोटल सैलरी चलो बताओ, ये मैं प्लस हटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो सर 75। हाँ तो 75 के हिसाब से इनका हो गया 15,000, 15 चक्कर 90, 90,000 रुपये इनको मिलना चाहिए था सैलरी। बट मिला कितना इनका, 72,000 रुपये, है ना। ये उनको सैलरी मिलनी चाहिए थी 90,000। बट क्या हुआ, कंपनी ने इनका 1500 रुपये के हिसाब से, यानी कि कितना एरियर लगा दिया है। एरियर एक नया शब्द है आप लोग के लिए, ठीक है। कंपनी ने एरियर लगा दिया था कितना बताओ, 7200 ही ना दिया 90,000 में से। 90,000 की जगह पे 7200 रुपये दिया, यानी कि कितना कम दिया, 318, 18,000 रुपये कम दिया। 18,000 रुपये एरियर लगा दिया। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, ये वाला पॉइंट आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। अगर ये पॉइंट नहीं समझ में आएगा तो पूरा क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, देखो समझ आया। समझ आ गया ना। उसका 7500 रुपये सैलरी हो जानी चाहिए थी, तो उस 7500 के हिसाब से उसको 90,000 रुपये का पेमेंट मिलता। लेकिन कंपनी अभी भी उसको 72,000 ही दी। तो 72,000 दी, इसका मतलब है कि एरियर कितना लगा दी, 18,000 रुपये एरियर लगा दी। एरियर क्या होता है, एरियर के बारे में भी और अच्छे से बताऊंगा। 1 अप्रैल 2016 में, अगले साल, फिर उसका ये जाहिर सी बात है किस फाइनेंशियल ईयर में आएगा, 2016-17 आएगा। ठीक है, लेकिन अब इस साल देखो क्या हुआ, इस साल उसका इंक्रीमेंट फिर लगना था 2,000 रुपये का। अब अगर 2,000 रुपये का इंक्रीमेंट लगाओगे तो कितना हो जाना चाहिए सैलरी, बताओ कोई भी बताए। 9,500 9,500 हो जाएगा सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 9,500, 7,500 रुपये के ऊपर फिर अगर 2,000 रुपये और जोड़ोगे तो इसका कितना हो जाना चाहिए था, 9,500 रुपीज सैलरी। अब मैं आपको यस क्वेश्चन, सर। अब क्वेश्चन दिखाते हूँ। अब क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ दिया है, जैसे से मंथली सैलरी कितनी थी, 6,000 रुपये। 15-16 में इंक्रीमेंट डिसीजन वाज पेंडिंग, इंक्रीमेंट डिसीजन पेंडिंग हो गया था। अप्रैल 2016 में हिज इंक्रीमेंट डिसीजन वाज फाइनलाइज। 1 अप्रैल 2016 को उसका इंक्रीमेंट डिसीजन फाइनलाइज्ड हो गया। और 15-16 का जो 1,500 रुपया जो उसका पेंडिंग पड़ा था, और 16-17 में जो 2,000 रुपये के हिसाब से इंक्रीमेंट फाइनलाइज हो गया। द एरियर सैलरी वाज पेड ऑन 5 अप्रैल 2016। तो जस्ट 16 जैसे ही स्टार्ट हुआ, 5वीं तारीख को उसका जितना भी एरियर सैलरी था वो पेमेंट कर दिया गया। कैलकुलेट ग्रॉस टोटल सैलरी ऑफ 16-17। 16-17 की हमें टैक्सेबल सैलरी निकालनी है। चलिए मैं निकालता हूँ। अब देखिए यहाँ पे, यानी कि इनकी सैलरी अभी कितनी हो गई है 16-17 में, 9,500। उससे पहले तो मैं आपको बता दूं, इनको एरियर मिल गया, एरियर रिसीव हो गई। कितनी एरियर थी, एरियर कितना एरियर, 18,000। 18,000 एरियर इनको 18,000 मिल गया। ये 18,000 एरियर कब मिला, 5 अप्रैल 2016 में इनको एरियर मिल गया। बंदा खुश हो गया, चलो 18,000 मिल गया। और फिर इस साल उसको सैलरी भी तो मिली होगी। अब सैलरी बताओ कितनी मिली होगी। यस सर। 9,500 इंटू सर 12 करिए। 9,500 के हिसाब से मल्टीप्लाई बाई 12, हाउ मच, 12। 1,14,000। 1,14,000। 14,000। ठीक है,
अब बताओ इस साल टोटल सैलरी में टैक्सेबल कितनी है? टैक्सेबल 1,32,000, 1,32,000। हाँ 1,14,000 में 18,000 जुड़ जाएगा, 1,32,000। 32,000। तो इस साल यानी 15, 16, 17 में इनका टैक्सेबल सैलरी कितनी हुई? 1,32,000। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ Yes, एरियल सैलरी के बारे में। एरियल सैलरी समझिएगा, एरियर और सैलरी समझना बहुत जरूरी है। एरियर होता क्या है? जब कोई कंपनी बेसिकली किसी भी तरीके से तुम्हारा कोई सैलरी वैलरी का डिसीजन अगर रोक लेती है, समथिंग कुछ कर देती है, तो उस समय एरियर उसको माना जाता है उस सैलरी को। और एरियर सैलरी कब टैक्सेबल होती है? जिस साल वो एरियर मिलता है उसी साल वो एरियर टैक्सेबल होगा। एरियर के लिए ड्यू से कोई लेना देना नहीं है। अगर कंपनी ने तुम्हारी सैलरी रोक दी है, कंपनी के कारण तुम्हारी सैलरी रुकी हुई है ना, तो ऐसे केस में क्या होगा? उसको हम एरियर बोलते हैं। और एरियर सैलरी कब टैक्सेबल होती है? जब एरियर सैलरी रिसीव होती है। तो एरियर सैलरी 16-17 में मिली तो उसी साल टैक्सेबल होगी। ठीक है, जैसे इस कंपनी इसमें हुआ क्या, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मिस्टर सुजीत है, मेरी कंपनी में ज्वाइन किया। जिस दिन ज्वाइन किया उसी दिन मैंने इससे बोला देखो भाई तुम्हारी सैलरी कितनी है। चलो मैं सुजीत का मैं एग्जांपल देता हूँ। सुजीत मेरी कंपनी में ज्वाइन किए और इनकी मैं सैलरी रखा कि देखो भाई जो तुम्हारी सैलरी है वो है 20,000 रुपीज़ पर मंथ, है ना। और मैंने सुजीत को बोला कि भाई देखो हर साल तुम्हारा 10% इंक्रीमेंट लगेगा। मैंने ऐसे बात कर लिया। इसने साल भर काम किया, अगले साल सैलरी इसकी कितनी हो जानी चाहिए? 22,000 रुपये हो जानी चाहिए। बट मैंने 22,000 यस सर। किया, अभी भी मैं उसे 20,000 रुपये पेमेंट कर रहा हूँ। सुजीत गुस्सा हो गया। सुजीत कहता है सर आप ने वादा किया था कि 10% बढ़ाऊंगा। तो मैं कहता बेटा देखो लॉकडाउन हो गया और स्थिति अच्छी नहीं है, तो मैं फलाना ठिकाना यानी कि तुम्हारा इंक्रीमेंट नहीं कर पाऊंगा, फलाना जो भी है या जो भी प्रॉब्लम है, अभी कंपनी प्रॉब्लम में। फिर क्या हुआ? सुजीत को गुस्सा आ गया, सुजीत चला गया केस लड़ने कोर्ट में। कोर्ट में इसने केस दायर कर दिया कंपनी के खिलाफ। फिर कंपनी के खिलाफ ये केस चलता रहा 2 साल तक चलता है। 2 साल बाद कोर्ट ने फाइनलाइज किया, डिसीजन दिया कि सुजीत की सैलरी इंक्रीमेंट होनी चाहिए। अब कंपनी को सारा वो इंक्रीमेंट देना पड़ेगा। तो इंक्रीमेंट जो उसे मिलेगा वो एरियर सैलरी के नाम पे मिलेगा और जिस साल उसे मिलेगा उसी साल वो टैक्सेबल होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, अभी यस डिस्कनेक्ट हो सर। रहा है।